उन्होंने टेक्स्ट बुक्स या किसी भी रिसर्च आर्टिकल से लिए हैं, जिस भी रिपोर्ट से, तो वो उसकी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनके पास, एसेंशियल दैट यू एबल टू प्रेजेंट, फिर वो उसको प्रेजेंट कर सके और फिर उस डाटा को डिस्कस कर सके स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड। विजुअल एड्स जो हमारे पास जितने भी होंगे, जिस तरह से भी हम डाटा प्रेजेंट करें, वो सिंपल और क्लियर होने चाहिए। हर विजुअल एड जो है उसका फोकस होना चाहिए एक आइडिया के ऊपर, ना कि एक ही विजुअल एड जो है उसके ऊपर डिफरेंट आइडियाज हम लगा दें, बजाय इसके कि इंफॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर एक ही रखें, तो उस पर फोकस रखें। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि विजुअल एड्स आर एम्ड एट द अप्रोप्रिएट टेक्निकल लेवल ऑफ योर लिसनर्स, कि वो जो लिसनर्स हैं हमारे, उनके लेवल के मुताबिक होनी चाहिए, यानी उनको उसकी समझ आनी चाहिए। विजुअल एड्स शुड बी नियरली प्रिपेयर्ड विद द फ्यू वर्ड्स पॉसिबल एज पॉसिबल, यानी उसमें ज़्यादा डाटा ऐड नहीं करना चाहिए, बस कुछ वर्ड्स ऐड करें, और हर जो है वर्ड उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, बस जो उसका मेन पॉइंट हो जिसपे उस पर फोकस करके और उसको रीड करके समझा देना चाहिए। और कलर्स जो यूज़ करने चाहिए वो ब्राइट और शार्प होने चाहिए ताकि वो सही से नज़र आए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इस स्लाइड में ये बताया हुआ है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आप स्क्रीन के या जो भी जिस पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने ना खड़े हों, बजाय साइड पे खड़े हों, और एक पॉइंटर यूज़ करें जिसके थ्रू जिस लाइन पे आप रीड कर रहे हो या जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो स्टूडेंट को पता चले कि हम इस जगह पर रीड कर रहे हैं। यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन एवरी आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द विजुअल। अच्छा, इसमें ये है कि हर आइटम जो इन्फॉर्मेशन जो उसके ऊपर है उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। फोकस करें अपना मेन पॉइंट जो आप बताने जा रहे हैं या जो भी ट्रेंड जिसको आप एक्सप्लेन करने लगे हैं उसके ऊपर फोकस रखें। व्हेन यू शो योर रियल एम यू शुड कंटिन्यू टू फेस योर स्टूडेंट्स। हाँ, फेस टू फेस इसमें ये है कि आप स्टूडेंट्स को फेस करें। यू शुड बी फेमिलियर इनफ विद द विजुअल एड दैट यू डू नॉट हैव टू कीप लुकिंग एट इट। इसमें यही है कि बस स्टूडेंट्स को मतलब वो नज़र आना चाहिए जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट, limit the number of visual aids that you use. Do not stop talking while you are showing the visual aid. You should explain the interpret the visual aid as you are showing it to the listeners. कि जैसे जो जो चीज़ आप वहाँ पे शो करवा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते जाए, ना कि नज़र कुछ आ रहा है और बोलते कुछ और जा रहे हैं। तो जो चीज़ नज़र आ रही है उसी को एक्सप्लेन करते जाए। शो ईच विजुअल एड्स ओनली व्हेन यू आर डिस्कसिंग इट. Show the visual aid when you are want to people to look at it, and then remove it when you move on to the another point. जब आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं तो उसको रिमूव करें और वो वाला नेक्स्ट पॉइंट है उसको शो करवाएं। बिफोर योर क्लास मेक श्योर दैट द रूम हैज द necessary outlets in the right place. Check that all the equipments in the working correctly. कि आप साथ साथ चेक भी करते रहें कि जो आपने इक्विपमेंट यूज़ किए हैं वो उसके वर्किंग उनकी हो रही है करेक्टली या नहीं। Okay, thank you so much. So, students, today we are actually learning how to use AV8s. And first of all, now we see what are AV8s. If we see what are AV8s, AV8s are those audio and visual aids that are used by the teacher during teaching in the classroom. All those aids, either related to audio aids or visual aids, including your charts, your boards, your sort of projected aids, your non-projected aids. All these aids are audio-visual aids that are basically used by the teacher in the classroom for the effective delivery of instructions in the classroom. तो इनको अलग अलग से डिफाइन किया जा सकता है कि ऑडियो एड्स आर दोज ऑडियो एड्स दैट आर यूज्ड बाय द टीचर्स इन द क्लासरूम, और विजुअल एड्स को अलग से हम देखें तो विजुअल एड्स आर दोज aids that are used those visual aids that are used by the teacher in the classroom. ठीक है, और इनकी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ऑडियो में आपके पास बेटा रिकॉर्डिंग हो सकती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मोबाइल पे प्ले कर सकते हैं, रेडियो हो सकता है, ठीक है, और भी किसी फॉर्मेट में जैसे कोई सॉन्ग है किसी फॉर्मेट में आप उन्हें प्ले कर सकते हैं क्लासरूम में। और जो विजुअल एड्स हैं ये इसमें बल्क आ जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपके मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ बोर्ड्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, अगेन आपके पास पोस्टर्स हैं, फ्लेक्सीज हैं,
या आपके पास पिक्चर्स हैं, ग्राफ्स हैं, तो ये सारे, इवन कार्टून्स हैं, मिमिक्स हैं, ये सारे फॉर्म्स ऑफ ग्राफिकल presentation of data हैं that may be used in the classroom. Clear? यस सर। यस सर। ओके, Yes, अब sir. नेक्स्ट वीडियो इसमें ये है कि जो बातें इन्होंने अभी बताई हैं कि की विजुअल इट सिंपल एंड क्लियर। तो आप जब भी कभी कोई चार्ट बनाएं, जब भी कभी स्लाइड्स बनाएं, जब भी कभी कोई पोस्टर बनाएं, या आप अपना किसी तरह के फ्लेक्स बनाएं क्लासरूम में प्रेजेंटेशन के लिए फॉर टीचिंग पर्पस, तो बिकॉज अगर टीचर बेटा इसको हम यूज कर रहा है तो ये एक इंस्ट्रक्शनल एड है, टीचिंग एड है, इसको हम ये भी कहते हैं इफ द टीचर इज यूजिंग सम एड दैट इज इंस्ट्रक्शनल एड और टीचिंग एड। if the learner is using any aid that is the learning aid। तो इसको हम थोड़ा इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं टीचिंग एड को और लर्निंग एड को। वो एड्स जो डायरेक्टली आर यूज्ड बाय द लर्नर फॉर लर्निंग पर्पस, जैसे पिक्चर्स हो सकती हैं, जैसे कोई शेप्स हो सकती हैं, जो कि बुक्स में भी हो सकती हैं, ठीक है, वो लर्निंग एड्स हैं। और वो एड्स जो मैं यूज कर रहा हूँ, टीचर यूज कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू टीचिंग एड्स। ठीक है जी। तो आप जब भी एड्स बनाए तो कीप इन माइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एनी एड, दैट इज कीप योर विजुअल एड्स सिंपल एंड क्लियर। तो आपके चार्ट्स अगर हैं तो वो सिंपल होने चाहिए और उस पर लिखा हुआ क्लियर हो, आसानी से बच्चे पढ़ सकें। ये ना हो कि आपके चार्ट्स बेटा ऐसे हों, आपकी एड्स ऐसी हों जिन्हें पढ़ के आपके बच्चों की आंखें खराब हो जाए या उनके आईज पे स्ट्रेस क्रिएट हो, स्ट्रेन क्रिएट हो। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। आई हैव, चूंकि मैंने टीचिंग प्रैक्टिस बहुत सालों से मैं करवा रहा हूँ की है, तो उसमें मैंने अक्सर देखा है कि जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में फाइनल डेमो देते हैं या क्लासरूम के अंदर जो चार्ट वेजा करते हैं वो इतने एम्बिगुअस होते हैं, इतने कुछ स्मॉल साइज में उस पर राइटिंग होती है कि बच्चे उन्हें देख ही नहीं पाते दूर से। तो एक कीप इन माइंड कि टीचर में और स्टूडेंट में जो डिस्टेंस होता है फिजिकल, वो नजदीक जो बच्चे बैठे हों वो तो मे बी के 5 फीट के फासले बैठे हों, लेकिन जो एंड पे लास्ट जो लास्ट बेंचेस पे बैठे होते हैं बच्चे, वो हो सकता है 15 फीट के फासले बैठे हों, 10 फीट के फासले बैठे हों। तो कीप इन माइंड के दोनों के इक्वल नीड्स हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो अगले बच्चे बैठे हैं फ्रंट लाइंस में वो आसानी से पढ़ सकें और जो लास्ट लाइंस पे बैठे हैं 10 फुट के फासले पे, 15 फुट के फासले पे, वो उनके लिए पढ़ने में फिर दुश्वारी हो। तो इसलिए दोनों को हमने ध्यान में रखना है, दोनों को जरूरियात को पूरा करना है। तो इसलिए अपनी जो एविएट्स हैं उनको सिंपल रखें, जिन्हें बनाना आसान हो। ये ना हो कि हम एविएट्स बनाते वक्त बहुत सारा टाइम लगा लें, बहुत सारी मेहनत करते रहें और एट द एंड जो है वो यानी हम बहुत कुछ खो चुके हों। तो कीप योर एविएट्स सिंपल एंड क्लियर। तो उसकी जो भी विजिबिलिटी है दैट शुड बी क्लियर। इज इट क्लियर नाउ? ऐसे अगर मॉडल बनाते हैं तो उनको भी इसी तरह से डिजाइन करें कि आपके जो मॉडल है उनके अंदर क्लैरिटी हो। ऐसे आपकी जो स्लाइड्स हैं जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका भी आप कोशिश करें कि जो फॉन्ट साइज है कम से कम 24 हो, 22 से कम बिल्कुल ना हो। How much the size of the text should be on your slides? जी स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए? 24. 24 एटलीस्ट, यानी 22 तक होना चाहिए स्टैंडर्ड, 26 है स्टैंडर्ड। तो कम से कम 26 हो, 28 हो, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करना है, किसी वजह से कम करना है, तो आप उसको 24 तक ले आए। अगर उससे भी कम करना है तो 22 एटलीस्ट हो, 20 तक पे ना जाए, 18 पे बिल्कुल ना जाए। क्योंकि इसकी रीजन ये है कि फिर आपके जो बैक बेंचर्स हैं या पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको बिल्कुल नजर नहीं आना। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जब भी आपने क्लासरूम प्रेजेंटेशन करनी है या टीचिंग करनी है तो अपनी जो भी एविएट्स हैं उसमें जब भी आप यूज करेंगे स्लाइड्स को, उसमें कभी भी 24 या 26 से नीचे आप कोशिश करें ना यूज करें। 22 इज अ लास्ट फिगर और नंबर, इससे नीचे आपने बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। और एक स्लाइड पे बहुत बम्बार्डमेंट ना करें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना दें। मैक्सिमम 3 4 5 पॉइंट्स लिखें, इससे ज्यादा ना लिखें इसके अंदर, ठीक है। और बेहतर ये यही होता है कि हाँ हम जब स्लाइड्स यूज करें तो उस पर हम पॉइंट्स बना लें। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, ये भी ठीक नहीं है, स्टेटमेंट प्रेजेंट करना भी ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड कि यू प्रेजेंट द कंप्लीट पैसेज ऑन स्लाइड्स। तो अपनी स्लाइड्स को सिंपल रखें और क्लियर रखें, ठीक है, ताकि उनके जो भी एक्सप्लेनेशन है वो खुद करें। ओके, नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है आपका, ईच विजुअल एड शुड फोकस ऑन ओनली वन आइडिया। तो आपकी अगर पिक्चर है, आपके अगर ग्राफ्स हैं, आपके अगर चार्ट्स हैं, स्लाइड्स हैं, तो इट शुड बी अबाउट वन आइडिया ओनली। इसमें मिक्सचर ज्यादा ना करें, बहुत सारे आइडिया प्रेजेंट ना करें, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो इट इज बेटर टू शो सेवरल सिंपल विजुअल एड देन टू पुट टू मच इंफॉर्मेशन ऑन वन। तो आपने देखा होता है कि अक्सर लोग चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में इतने सारे टॉपिक्स बना देते हैं
तो वो ठीक नहीं है। इससे ज़रा अवॉइड करना है हमने कि हमने बहुत बल्क में इंफॉर्मेशन जो है एक चार्ट पे प्रेजेंट ना करें। एक अगर स्लाइड्स हैं तो एक स्लाइड पे सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ना करें। तो यूज़ मोर स्लाइड्स, यूज़ मोर चार्ट्स, यूज़ मोर पिक्चर्स, ठीक है। तो इट्स क्वाइट बेटर कि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखें। Be sure that your visual aids are aimed at the appropriate technical level of your listeners. तो डेफिनेटली आप जिनको प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो एक खास लेवल पे हैं। मसलन अगर किड्स हैं प्राइमरी सेक्शन में तो वहाँ पे बेटा रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। मसलन अगर एक प्ले ग्रुप में है बच्चा या क्लास नर्सरी में है या 1 क्लास में है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ और है। अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं 3 क्लास को, 5 क्लास को, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। अगर एलिमेंट्री सेक्शन में है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। अगर आप सेकेंडरी सेक्शन में है तो वहाँ पे बेटा रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। तो इसलिए कीप इन माइंड कि आपका जो लेवल ऑफ ऑडियंस है वो कौन सा है, उसके मुताबिक अपनी विजुअल एड्स को प्रिपेयर करें और उनको उनकी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कीप इन माइंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू देयर एज ग्रुप, रिलेटेड टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिलेटेड टू देयर लिसनिंग पावर्स। तो ये सारी चीज़ें हमने ज़हन में रख के उनके हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। विजुअल एड्स शुड बी नीटली प्रिपेयर्ड विद एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। जैसे मैं शुरू करके ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जो आपको साइड पे नजर आ रहे हैं, तो कम वर्ड्स होने चाहिए, पैसेज बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। द लेटर नंबर शुड बी लार्ज एंड इजी टू रीड। और ये मैंने बात पहले भी आपको इंस्ट्रक्ट की है कि जब हम चीज़ों को क्लियर करेंगे तो ये ज़रूरी है कि उनकी जो क्लैरिटी में उनकी जो लेजिबिलिटी है, रीडिंग रीडेबिलिटी है, दैट शुड बी मोर क्लियर एंड कलर शुड बी ब्राइट। हाँ, ये बड़ा अक्सर ये मैंने देखा है कि लोग चार्ट बनाते हैं, मतलब ब्लू चार्ट ले लेते हैं और ब्लू चार्ट पे ब्लैक से लिख रहे होते हैं। तो जो आपको बेटा चार्ट है वो मैचिंग कलर्स यूज ना करें, ब्राइट कलर्स यूज करें और कंट्रास्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप ब्लैक को व्हाइट के साथ देखें तो एक बड़ा आइडियल कंट्रास्ट है, जैसे अभी आपकी साइड पे नजर आ रहा है। अगर ब्लैक को सॉरी व्हाइट को ब्लू के साथ देखें वो भी कंट्रास्ट ठीक है, व्हाइट को रेड से करेंगे वो भी ठीक लगेगा। लेकिन आप अगर ब्लैक को और ब्लू को करेंगे वो ठीक नहीं है, येलो को रेड को करेंगे वो ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक एस्थेटिक सेंस भी होती है आपकी कि आप चीज़ों को क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसमें फिर चीज़ें आप पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं और इस वजह से आप चीज़ें अच्छी ना बना सकेंगे। आपको ये सेंस ही नहीं है कि मैं किस तरह के कलर्स यूज़ करूँ चार्ट्स पे या वीएड्स पे, तो ये फिर इट मैटर्स अ लॉट। तो हमारी सारी मेहनत खत्म हो जाती है एज अ टीचर। Then stand aside when you're presenting visual aids so that the students can see them. ये अक्सर होता है कि टीचर जब चार्ट्स को क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल उनके सामने खड़े हो जाते हैं, तो बच्चे उन चार्ट्स को देख ही नहीं सकते हैं। और ये भी कर रहे होते हैं कि जो चीजें चार्ट पे लिखी होती है वही बोर्ड पे लिख रहे होते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस बारे में जी स्टूडेंट्स? व्हाट सर यू पीपल चार्ट्स पे तो नो सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तो जो आप स्लाइड से बंदा ऐसा समझा रहा है उसे आपकी ऑब्जर्वेशन है ऐसी, इससे मैंने बात की कि अक्सर टीचर क्लासरूम के अंदर चार्ट्स के आगे खड़े हो जाते हैं या बोर्ड के आगे खड़े हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर टीचर्स तो नहीं, लेकिन हम स्टूडेंट्स ही हैं जो प्रेजेंटेशन देते हुए आगे खड़े हो जाए बोर्ड के या इस तरह। टीचर्स तो आई थिंक साइड पे वो ही करते वो टीचर बेटा वो होते हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती, जो सिर्फ उन्होंने डिग्री ली होती है और क्लासरूम में आकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो हम तो छोटी छोटी बातों को गौर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं ताकि हमसे इस तरह की मिस्टेक्स ना हो, हम फ्यूचर में मिस्टेक्स को अवॉइड करें और हमारे अंदर ज़्यादा क्लैरिटी हो, हम ज़्यादा फोकस्ड हों, हमें ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स का पता हो। इज इट सो नॉट? यस सर। उनकी जो ट्रेनिंग होती नहीं है या बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, तो इसलिए वो इस तरह के फिर ब्लंडर या मिस्टेक्स करते हैं। तो हमने बेटा अवॉइड करना है फ्यूचर। सर उन्होंने भी होता है ना इसमें। जी बताइए। सर मैं कह रही हूँ कि उन्होंने बीएड ओपन यूनिवर्सिटी से किया होता है ना इसमें। ये भी हो सकता है कि उन्होंने चूंकि वन नाइट स्टडी करके बीएड किया हो, ओपन यूनिवर्सिटी से किया हो। लेकिन बेटा ओपन यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कोशिश करती है कि वो बच्चों को ट्रेनिंग दें, वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, मुख्य टॉपिक्स बच्चों को टीच करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चों की सर अपनी अटेंडेंस सिंसियरिटी के लगवा साथ लेते भी, होते हैं लोग। एफर्ट के साथ भी। हाँ, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे भगोड़े होते हैं जो वर्कशॉप में जाते नहीं है और सिर्फ पेपर देकर डिग्री ले लेते हैं, तो फिर वो बड़े नालायक टीचर बनते हैं, यस डेफिनेटली सर, वो बिगाड़ करते हैं पूरे सिस्टम का। तो एनी हाउ यस सर। हमने तो इस चीज से अवॉइड करना है, ठीक है। एंड यू कैन यूज द पॉइंटर एज दैट योर बॉडी डज नॉट ब्लॉक समवंस व्यू। तो ये बेहतर है कि आपके पास एक स्टिक हो, पॉइंटर हो, जिससे आप बोर्ड पे या चार्ट पे या
आपका अगर ये एविएट को प्रोजेक्टेड एड आपने यूज किया, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज किया या स्क्रीन यूज किया, तो उसको वहां से पॉइंटर से भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। You do not need to explain every item of information on the visual aid. Sometimes ये भी होता है कि हम हर आइटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये भी समटाइम जरूरी नहीं होता। बात में हमें ये चाहिए कि आप जो पॉइंट्स हैं उसमें थोड़ा सा बच्चों का फीडबैक ले लें, ठीक है। उनसे कुछ पॉइंट्स खुद क्लियर कर दें, कुछ उनसे फीडबैक लेके क्लियर कर लें। तो दो सूरतें तो ये हो सकती हैं। और तीसरी बेटा सूरत हो सकती है, तीसरी सूरत हो सकती है दैट इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करें और सब पॉइंट्स पे बात ना करें, ठीक है। ओके, व्हेन यू शुड शो योर विजुअल एड, यू शुड कंटिन्यू टू द फेस योर स्टूडेंट्स। ये भी जरूरी है कि जब आप बेटा बात कर रहे हो तो यू शुड फेस योर स्टूडेंट्स। समटाइम ऐसा होता है, मतलब मैंने अगर स्लाइड्स रखी हैं तो मेरा फोकस सारा स्लाइड पे है, मेरी तो जो सिर्फ स्क्रीन पे है, या मैं कोई बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ बोर्ड पे है, तो मैं बच्चों की तरफ नहीं देख रहा और मेरी बैग बच्चों की तरफ है, ठीक है। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। जब हम क्लासरूम के अंदर हों तो हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हमने स्टूडेंट्स को फेस करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट आप लोग बताएं थोड़ा सा क्लास। इसका क्या मीनिंग है, बताएं उमर जी। सर कि जो प्रेजेंटेशन आपने दी हुई है, जो बोर्ड पे नजर आ रही है, उसको आप खुद भी आते हो कि आपको जरूरी नहीं है कि आप हर चीज बोर्ड पे देख के ही बताएं। मतलब है कि आप बेटा प्रिपेयर होके आए, आप इसके बारे में खुद से लर्न करके आए, खुद से इसको रीड आउट करके आए, अपने माइंड में पॉइंट्स लेके आए, जब क्लासरूम के अंदर है प्रिपेयर होके आए, जिसे हम लेसन प्लानिंग कहते हैं। तो अपने कंटेंट्स को आप देख के आए कि मैंने किस कंटेंट पे क्या एग्जांपल देनी है, मैंने किस कंटेंट में क्या बात करनी है, किस पॉइंट में मैंने क्या बात करनी है। तो इसलिए जरूरी है कि टीचर शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर टीचिंग इन द क्लासरूम। ये नहीं है कि टीचर आ जाए और ही और शी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टीचिंग। तो सिर्फ एविएट्स कैन नॉट गिव यू एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, कि आप लोग बगैर प्रिपरेशन के आ जाएं या मैं बगैर प्रिपरेशन के आ जाऊं और आपकी तरफ से क्वेश्चन आए और मुझे इस बारे में आइडिया ही ना हो। तो इसी तरह जब पॉइंट्स बता रहा हूँ तो मैं पॉइंट्स मुझे क्लियर ही ना हो, दैट इज नॉट अ गुड एग्जांपल और गुड टीचिंग इन द क्लासरूम। तो ये हमेशा इस चीज को अपने ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर आई एम गोइंग टू टीच, आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ। जब भी आप कर रहे हैं, बेशक 10 दफा कर रहे हैं, 20 दफा कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा देख लें, थोड़ा टाइम दे लें, कुछ मिनट्स इसकी प्रिपरेशन पे आप लगाएं प्लीज, ठीक है। ओके, ये हो गया बेटा पॉइंट। इसी तरह से क्लासरूम के अंदर बेटा लिमिट द नंबर ऑफ विजुअल एड्स दैट यू यूज। तो हम ये नहीं कर सकते कि बहुत सारी एड्स को क्लासरूम के अंदर ले आए। So we have to keep in mind that we have limited time in the classroom, about 30 minutes, 40 minutes. तो उसके अंदर ही हमने अपनी टीचिंग करनी है। उसमें लिमिट नंबर ऑफ विजुअल एड्स, और हमने ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ विजुअल एड्स हम प्रेजेंट कर सकते हैं। समटाइम बेटा जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो एक्टिविटीज भी कराते हैं, फ्लैश कार्ड्स की एक्टिविटीज होती हैं, या वो राइटिंग चार्ट्स पे राइटिंग करवाते हैं, चार्ट्स पे ड्राइंग करवाते हैं। तो बहुत तरह की एक्टिविटीज हो सकती है, बहुत तरह की एड्स हो सकती है, लर्निंग एड्स हो सकती है, टीचिंग एड्स हो सकती हैं। लेकिन एक क्लासरूम के अंदर हमने ये सोचना है कि कितने नंबर ऑफ विजुअल एड्स हम 30-40 मिनट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम बहुत सारी विजुअल एड्स लेके आ जाए और बाद में हमसे टाइम मैनेजमेंट ना हो रहा हो, हम सारी एड्स ऐसे लेके फिर रहे हो। जो अक्सर मैंने देखा है जब हम डेमोस दे रहे होते हैं, बच्चों ने मॉडल्स बनाए होते हैं, वो सारी फोकस चार्ट पे कर लेते हैं, बोर्ड पे कर लेते हैं, पिक्चर्स पे कर लेते हैं, फ्लैश कार्ड्स पे कर लेते हैं, एक्टिविटीज पे कर लेते हैं, और उनको मॉडल का पता ही नहीं होता। और अगर मॉडल पर 1000, 2000, 3000 रुपये लगाया होता है, वो सारा बेकार जाता है। तो कीप इन माइंड कि जितने नंबर ऑफ आप एड्स आपके पास है बेटा, उनको आपने यूज भी करना है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। ओके, डू नॉट स्टॉप टॉकिंग व्हाइल यू आर शोइंग द विजुअल एड्स। तो ये भी जरूरी है कि आप जब विजुअल एड्स दिखा रहे होते हैं बच्चों को, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो भी इसके अंदर है उसको देते रहें। एक्सप्लेन every content, every part, every component of the visual aids and whatever you have mentioned on the visual aids, तो आप उसको एक्सप्लेन करते रहे क्लासरूम के अंदर। एंड यू शुड एक्सप्लेन एंड इंटरप्ट द विजुअल एड एज यू आर शोइंग टू द लिसनर्स। ये जरूर है कि आप जब एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको इंटरप्ट कर सकते हैं, कि बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग आई है और आप इसको कैसे देख रहे हैं। तो ये हमका फीडबैक या उनका जो
उनसे हम ले सकते हैं, ठीक है। देन शो ईच विजुअल एड ओनली व्हेन यू आर डिस्कसिंग इट। हाँ, जिस एड पे आपने बेटा प्रेजेंट करना है उसी को सिर्फ फोकस करें, उसी को सिर्फ सामने रखें, बाकी को सामने ना रखें, क्योंकि अगर सारी एविएट्स सामने होंगी तो बच्चे फिर सब एविएट्स की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, उनकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस चीज से अवॉइड करना है। फिर पहले मैंने ये कहा कि जो चीज आप बेटा बोर्ड पे लिख रहे हैं वही अगर चार्ट पे लिखे फायदा कोई नहीं है। तो आप चार्ट पे कुछ अगर लिखा है तो उसको दोबारा रिपीट ना करें बोर्ड पे कोई और पॉइंट लिख लें, कोई और बात लिख लें, उसकी कोई और प्लानिंग कर लें, लेकिन डोंट राइट इक्वल थिंग्स और सेम थिंग ऑन चार्ट्स एंड बोर्ड, ठीक है। शो द विजुअल एड व्हेन यू वांट पीपल एट एंड देन रिमूव इट। हाँ, आपने अगर दिखा दिया है तो उसको फिर रिमूव कर दें, अगर उसको मजीद इस्तेमाल नहीं है तो उसको नीचे से उतार लें। अगर चार्ट भी है तो अक्सर हम ऐसा करते हैं कि चार्ट लगा ही रहता है, ऐसा ना करें। चार्ट भी लगाया है, 5 मिनट आपने इसमें इंस्ट्रक्शन दी हैं, 10 मिनट दी हैं, तो इसको उतार लें, डोंट शो इट एनी मोर। एंड व्हेन यू मूव ऑन द अनदर पॉइंट, तो फिर आप अगर बोर्ड यूज करना है फिर बोर्ड भी चले, लेकिन उस चार्ट को उतार लें वहां से। तो हमारे टीचर ऐसा नहीं करते, अगर वो कोई एविएट लेके आते हैं, पिक्चर लेके आते हैं, चार्ट्स में जैसे बताया मुख्तलिफ तरह के होते हैं, 2-3 चार्ट इकट्ठे शो कर देते हैं, ऐसा भी ठीक नहीं है। एक एक चार्ट शो करें। अगर फ्लैश कार्ड्स हैं तो वो भी एक एक करके आप प्रेजेंट करें और उस पर डिस्कस करें। तो वट एवर यू आर डूइंग, प्लीज फोकस ऑन इन दीज गाइडलाइंस। ओके, बिफोर जो है before your class, make sure that the room has the necessary outlets in the right place। तो ये भी जरूरी है कि आप इस चीज को भी श्योर करें कि अगर आपके पास एविएट्स हैं तो वो वेजा कहाँ पे करनी है। उसके लिए अगर कोई चीज रिक्वायर्ड है, कोई आउटलेट है, वो आप उसमें रिक्वायर है, आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर चाहिए तो वो आप क्लास के अंदर होना चाहिए। कहाँ वेजा करने, टेबल चाहिए, टेबल होना चाहिए। तो जो चीजें आपने एविएट्स को यूज करते वक्त, सवाल करते वक्त, जिस तरह की भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, उस चीज को इंश्योर करें क्लासरूम उस चीज को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। चेक दैट ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट इज वर्किंग करेक्टली। और आपका जो भी इक्विपमेंट है वो उसको भी आप चेक कर लें बिफोर टाइम। कोशिश करें एक दिन पहले चेक कर लें कि शुड बीन वर्किंग। ये ना हो कि उस दिन आपको फिर प्रॉब्लम का इशू हो, लर्निंग यानी आपको वो चीज़ वर्क नहीं कर रही, उसका कोई बल्ब खराब हो गया है, उसका कोई कंपोनेंट खराब हो गया है और फिर या वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप यानी फिर आपको मज़ा नहीं आएगा सारा कुछ प्लान करने में और इस्तेमाल करने में। तो ये जो बेटा गाइडलाइंस आपको बताई गई हैं, इनको टेक्निक्स भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम बेटा क्या है? टेक्निक्स। स्टूडेंट्स, अभी Yes, जो हमने sir. ये जो बातें Yes, की sir. हैं, गाइडलाइंस की जिन गाइडलाइंस पे बात की है, इनको टेक्निक्स भी कहते हैं, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। ये जो मैंने सिंपल आपको टिप्स दिए हैं, दीज टिप्स आर आल्सो नोन एज द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। वो तमाम गाइडलाइंस, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो किसी भी इवेंट को यूज करने के लिए हमारे पास होती है, उनको टेक्निक कहते हैं। कि एक टीचर होता है ना, उसके पास मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, ये टेक्निक्स बेटा उसके पास यही है। वो इन्हीं टेक्निक से क्लासरूम के अंदर बच्चों की टेंशन को अपनी तरफ या कंटेंट की तरफ लेके आता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करता है। तो इसलिए बेटा उनको टेक्निक्स भी कहते हैं। और टेक्निक्स और स्किल में क्या डिफरेंस है? जी क्लास, टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग स्किल्स में क्या डिफरेंस है? सर स्किल्स वो हैं जो हमारे अंदर डेवलप होते हैं, टीचिंग स्किल्स, और टेक्निक्स तो हम सीख सकते हैं। अच्छा, मैं सिंपल सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। वो तमाम टिप्स, वो तमाम टेक्निक्स जिनको क्लासरूम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी स्किल्स हैं। अगर आप अपने एविएट्स को सिंपल रखते हैं, क्लियर रखते हैं, तो ये आपकी स्किल है। अगर आप एक एविएट्स पे एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, ये आपकी स्किल है। अगर आप एविएट्स पे एम यानी इसमें जो उनका लेवल का ख्याल करते हैं बच्चों के, ये आपकी स्किल है। यानी आप जब आप इसे अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तो दैट विल बिकम योर स्किल। क्योंकि स्किल का ताल्लुक बेटा एप्लीकेशन से है, और ये जितना भी नॉलेज है, ये जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, इनका ताल्लुक टेक्निक से है। इसकी वजाहत में सेकंड भी शुरू करते हैं। ये भी आपका सेशन खत्म हो रहा है, तो सेकंड जो हम सेशन शुरू करते हैं उसमें थोड़ी मुझे वजाहत कर देता हूँ, ठीक है। अभी सेशन में भी कुछ सेकंड्स में खत्म हो रहा है, तो याद रह जाएगा आपको ये डिफरेंस। यस सर। Yes, sir.